हेलो बच्चों, तो एग्जिट एग्जाम की तैयारी करनी है ना। अच्छा, एक बच्चे का क्वेश्चन था, क्वेश्चन कुछ यूं था, क्या था भाई, बोलो। हाँ, क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि सर एग्जिट एग्जाम के वीडियो में जो आपने सब्जेक्ट बताए हैं, जो भी 7-8 सब्जेक्ट बताए हैं, उसमें फार्माकोथेरेपेटिक्स सब्जेक्ट का नाम आपने नहीं दिया था। ठीक, बिल्कुल सही बात, मैंने नहीं दिया था। लेकिन ये जो फार्माकोथेरेपेटिक्स है, ये सारी डिजीज फार्माकोलॉजी में है। फार्माकोलॉजी में है मींस ये फार्माकोलॉजी में है, राइट। तो ये सारी की सारी जो ड्रग्स या डिसऑर्डर्स हम पढ़ रहे हैं, ये सब कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। किसमें? फार्माकोलॉजी में, कहीं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, ओके, कहीं केमिस्ट्री में, कहीं कहीं पे। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्व है और ये सारी चीजें पूछी जाएंगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसीलिए फार्माकोथेरेपेटिक्स डायरेक्टली पार्ट नहीं है एग्जिट एग्जाम का, बट इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा इससे जो है, इस पोर्शन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसीलिए मैं करवा रहा हूं। और वैसे भी इसीलिए मैं एग्जिट एग्जाम ऑब्लिक फार्माकोथेरेपेटिक्स डाल के रख रहा हूं। जब भी फार्माकोथेरेपेटिक्स का पेपर होगा, इसमें से फाइनल एग्जाम में 20 क्वेश्चन और इंटरनल सेशनल एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बात समझे। और एग्जिट एग्जाम होगा तो उसमें से तो कुछ भी पूछा जा सकता है, राइट। तो ये वीडियो मैं नॉर्मल इसी चैनल पे अमरेंद्र सिंह क्लासेस पे ही अपलोड करूंगा। बाकी के जो नेक्स्ट वीडियो होंगे उसके लिए एग्जिट एग्जाम से रिलेटेड या फिर कोई भी एमसीक्यू से रिलेटेड, क्योंकि देखो इसमें क्या सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बहुत सारी हो गई है, ठीक। तो प्लेलिस्ट को कुछ कम किया जाए या यहां पे जितनी है उनको ठीक है। बाकी दूसरा, मैक्सिमम लोग जो इस चैनल पे हैं वो एवी मोटिवेशन पे भी हैं, ठीक। तो एवी मोटिवेशन चैनल पे ही एग्जिट एग्जाम की तैयारी प्लस जो बाकी के सब्जेक्ट हैं उनके एमसीक्यू अपलोड किए जाएंगे। लिंक इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, उससे जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जिनको पढ़ना है, ताकि कोई भी वीडियो उस पर अपलोड हो तो आप लोगों तक पहुंच सके, राइट। मैंने कहा था हर दूसरे दिन या तीसरे दिन एग्जिट एग्जाम से रिलेटेड, या जैसे हमने प्रोटीन तक पढ़ा दिया है, बायोकेमिस्ट्री है ना, 5 चैप्टर हमने पढ़ा दिए हैं फार्माकोथेरेपेटिक्स के, ठीक। 2 चैप्टर हमने पढ़ा दिए हैं फार्माकोलॉजी के, 5-6 चैप्टर हमने जूरिस्प्रूडेंस यानी फार्मेसी लॉ एथिक्स के पढ़ा दिए। तो कहने का मतलब हॉस्पिटल फार्मेसी के 2 चैप्टर पढ़ा दिए हैं, तीसरा चैप्टर सप्लाई चेन एंड इन्वेंट्री कंट्रोल चालू करने का मतलब हर सब्जेक्ट 2 चैप्टर हमने कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट के पढ़ा दिए। तो हर सब्जेक्ट के एमसीक्यू बनने शुरू हो जाएंगे। कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट को है ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट, जो कि सब्जेक्ट है आपका एग्जिट एग्जाम का, ठीक। तो इन सब के वीडियोस आपको कहां पे मिलेंगे? एवी मोटिवेशन में। तो अब मैंने ये सोचा है कि जो थ्योरी का पोर्शन है वो हम अमरेंद्र सिंह क्लासेस पे पढ़ेंगे, जो एग्जाम से रिलेटेड है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से रिलेटेड है, वो सबका सब एवी मोटिवेशन पे करेंगे। किसी तरह के कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ये भी चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगा। ये मत सोचना कि सर दूसरा चैनल में हमको भेज रहे हैं, वहां पे कोई फीस लगा देंगे, अभी फिलहाल कोई इरादा नहीं है, ओके। तो थोड़ा सा कभी कभी मन करता पर्सनलाइज करने का, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि जो उल्टे सीधे कमेंट आते हैं तो कम से कम लोग पैसा देके कमेंट करने नहीं आएंगे, राइट। मुझे मालूम है कि वो इस चैनल के नहीं हैं, वो यहां से पढ़ते नहीं, वो इंटेंशनली आते हैं या भेजे जाते हैं, जो भी हो। खैर चलो क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इफ योर ब्लड प्रेशर इज 120/80 mmHg, विच नंबर इंडिकेट सिस्टोलिक प्रेशर? तो सिस्टोलिक प्रेशर मींस जब भी हम ब्लड प्रेशर देखते हैं तो क्या देखते हैं? 120/80 ऐसे लिखा हुआ होता है। तो इसमें कौन सा सिस्टोलिक है और कौन सा डायस्टोलिक है, ठीक। तो देखो सबसे बेसिक चीज समझो, जो सिस्टोलिक होता है, सिस्टोलिक मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, ठीक, कॉन्ट्रैक्शन। और डायस्टोलिक की बात करें, डायस्टोलिक का मतलब होता है रिलैक्सेशन, रिलैक्स। तो अब ये बताओ, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तब प्रेशर ज्यादा होगा या रिलैक्स होगा तब प्रेशर ज्यादा होगा?
ऑब्वियस सी बात है कि जब रिलैक्स होगा तो प्रेशर कम होगा और कॉन्ट्रैक्ट होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। यानी कि अगर हम सिस्टोलिक प्रेशर की बात करें तो सिस्टोलिक प्रेशर हमारा क्या होगा, ज्यादा वाला होगा, यानी 120, यानी सी ऑप्शन सही है, करेक्ट। नहीं पता, अगर आपने नहीं पढ़ा तो इतना केवल जान लो कि सिस्टोलिक मतलब कॉन्ट्रैक्शन मींस इस कंडीशन में जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उनको पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन पहुंचाना होता है, इसलिए ज्यादा ताकत लगाते हैं। और जब रिलैक्स होते हैं तो एवी वाल्व, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व खुल जाती हैं और ऑरिकल से ब्लड वेंट्रिकल्स की यानी वेंट्रिकल्स की फिलिंग चालू हो जाती है, ठीक। तो कहने मतलब सी ऑप्शन सही है हमारा। नेक्स्ट बात करें, हाइपरटेंशन इज कॉमनली कॉल्ड एज, हाइपरटेंशन को और क्या बोलते हैं, स्टंट किलर, स्टील्थी किलर, सीक्रेट किलर या साइलेंट किलर। तो हाइपरटेंशन का और एक नाम है साइलेंट किलर। कई सारी और डिजीजेस हैं जिनको साइलेंट, जैसे डायबिटीज वगैरह है, इनको भी साइलेंट किलर का नाम दिया जाता है, बट हाइपरटेंशन को ज्यादातर क्या बोलते हैं, साइलेंट किलर, ठीक, किलर। तो एक एग्जाम में पूछा गया था इसलिए दिमाग में आया और ये क्वेश्चन मैंने डाल दिया। देखो मैक्सिमम क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं, जैसे क्योंकि देखो इसी तरह से पेपर भी आपका बनेगा, कई सारी बुक्स रेफर की जाती हैं, कई सारी साइट रेफर की जाती हैं, कई सारे एग्जाम्स के पेपर रेफर किए जाते हैं। तो ये जो साइलेंट किलर वाला क्वेश्चन था ये बी फॉर्म में एक्चुअली पूछा गया था। कुछ क्वेश्चंस जीपैट से भी उठाए जाते हैं, ऐसा नहीं बहुत हाईटेक क्वेश्चन कभी नहीं, जो आपके सब्जेक्ट से और आपके लेवल के होंगे, डी फॉर्म लेवल के। मैंने कहा ना, एक बच्चे ने पूछा था सर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। बेटा मैंने न जाने कितने बार और कितने वीडियोस में मैंने खुद लिख रखा है कि मैंने एम फॉर्म कर रखा है मेडिसिनल केमिस्ट्री से, और कहां से किया है, बीबीडी एनआईटीएम लखनऊ, जो बीबीडी है लखनऊ में, वहां से किया है। 2010 में मैंने अपना एम फॉर्म कंप्लीट किया, मेरा बी फॉर्म एम फॉर्म दोनों बीबीडी का ही है। मैंने न जाने कितने बार, और अब मैं पीएचडी करने जा रहा हूं। क्या, अब मैं पीएचडी करने जा रहा हूं, राइट। तो सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बता के रखी, कुछ भी हिडन नहीं है। जिसको डाउट हो कि सर ने एम फॉर्म किया भी है कि नहीं, तो बताना। मैं अपने गेट क्वालिफाइड की, आपका जो जीपैट है उसके क्वालिफाई की, प्लस बी फॉर्म की डिग्री और एम फॉर्म की डिग्री, दोनों ओरिजिनल है भाई, दोनों दिखा दिया जाएगा, राइट। खैर, पार्ट ऑफ द जोक। हाँ, तो एक बच्चे ने पूछा था सर क्वालिफिकेशन, तो मैंने कहा जस्ट बता देता हूं। तो डिवाइस दैट मेजर्स द ब्लड प्रेशर, देखो नंबर ऑफ, देखो जीपैट हो गेट हो, एक हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कैसे पूछे जाते हैं, एमसीक्यू बेस्ड। इसीलिए मेरे पास मास्टर्स है एमसीक्यू का, मींस एक्सपीरियंस है एमसीक्यू करने का और कराने का, राइट। तो डोंट वरी एट ऑल, ओके। तो द डिवाइस दैट मेजर्स द ब्लड प्रेशर किससे मेजर किया जाता है, बैरोमीटर से, थर्मामीटर से, स्फैग्मोमैनोमीटर से। तो ऑब्वियस सी बात है, डी फॉर्म कर रहे हो यार, फार्मासिस्ट बन रहे हो, तो आपको पता है स्फैग्मोमैनोमीटर से क्या आपका ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है। सिली क्वेश्चन। हाइपरटेंशन कैन कॉज डैमेज टू, हाइपरटेंशन क्या डैमेज कर सकता है। देखो ज्यादा प्रेशर होगा तो आंख भी खराब हो सकती है, दिमाग भी खराब हो सकता है, किडनी भी खराब हो सकती है, क्योंकि सबको नॉर्मल प्रेशर की जरूरत है। स्ट्रेस ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, तो जहां जहां भी सप्लाई होगी हर उस ऑर्गन को ये खराब कर सकता है, यानी ऑल। तो ये 3 ऑप्शन दिए, इन 3 ऑप्शन के 10 ऑप्शन भी होते तो वहां भी आंसर ऑल ऑफ द अबव का ही होता, राइट। नेक्स्ट है, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज नॉट यूज टू ट्रीट एंजाइना। इसमें से कौन सा ऐसा मेडिकेशन है जो एंजाइना के लिए ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, ट्रीटमेंट में नहीं लिया जाता। नाइट्रेट्स, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एंटी एंजाइटी ड्रग्स। तो एंटी एंजाइटी ड्रग्स, देखो अब कई बार कंट्रोवर्सी होगी कि सर एंटी एंजाइटी ड्रग्स भी बहुत सारी हैं जो एंटी एंजाइनल बोली जाती हैं। देखो कुछ ड्रग्स हैं जो डायरेक्टली, मींस जब कभी कभी होता क्या है, 2 ऐसे ऑप्शन होते हैं, दोनों ऑप्शन लगते हैं कि हमें सही है, लेकिन फिर वहां पे कंपैरेटिव स्टडी की जाती है कि ज्यादा इफेक्टिवली कौन से हैं। तो एंटी एंजाइटी जो ड्रग्स है वो बहुत कम, मींस ये सीधा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाके एक्ट करती हैं, हार्ट पे नहीं।
एंटी एंजाइनल ड्रग्स मैक्सिमम किस पे, हार्ट पे जाके एक्ट करती हैं। ठीक, तो ये एंटी एंजाइनल ड्रग्स जो है हमारी एंटी एंजाइना के ट्रीटमेंट में नहीं यूज होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन नॉट यूज्ड इन कंजस्टिव हार्ट फेल्योर। अब अगर एंजाइना में ट्रीटमेंट नहीं है तो कंजस्टिव हार्ट फेल्योर में भी नहीं होगा। क्या है भाई, डायूरेटिक्स, बेंजोडाइजेपिन, एस इनहिबिटर और डिजिटलिस। तो यहां पे फिर अगेन आ गया क्या, बेंजोडाइजेपिन्स। फिर बेंजोडाइजेपिन्स कहां, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिंग ड्रग्स हैं आपकी। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहां पे क्या, हार्ट पे एक्ट करना है ना कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, राइट। तो बेंजोडाइजेपिन्स कंजस्टिव हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट पे नहीं इस्तेमाल की, यूज की जाती है। मींस उसके ट्रीटमेंट में काम डाउन करने के लिए यूज कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग में कॉज हार्ट फेल्योर। हार्ट फेल्योर किसकी वजह से हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन या अनट्रीटेड हाइपरटेंशन। देखो हाइपरटेंशन शुरुआत में होता है आसान सा, धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा अगर ट्रीट न किया है तो बहुत सीवियर हो जाता है। इसकी वजह से भी मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन है, उसकी वजह से भी हार्ट फेल्योर हो सकता है। और हार्ट फेल्योर होने पर भी अगर ट्रीटमेंट नहीं किया जाता तो फिर कंजस्टिव हार्ट फेल्योर यानी ऊपर का टिकट कट जाता है, क्योंकि कंजस्टिव हार्ट फेल्योर इर्रिवर्सिबल है, राइट। तो हमारा आंसर डी यानी बोथ, यानी मायोकार्डियल इन्फेक्शन और अनट्रीटेड हाइपरटेंशन दोनों रीजन होते हैं। साइन एंड सिम्टम्स दैट इंटरफेयर द अस्थमा आर बिलो। अस्थमा किस किस चीज को इंटरफेयर कर सकती है, किस काम को करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है अगर अस्थमा है तो। स्लीप, वर्क, एक्सरसाइज, है ना। तो कोई भी काम, कोई भी एक्सरसाइज अगर की जाए तो यानी बी एंड सी ऑप्शन इसमें सही है। सोने में क्या, सोने में सो जाओ, आराम मिल जाएगा अस्थमा को। तो कोई भी हार्ड वर्क या एक्सरसाइज, इन दोनों को करने में अस्थमा क्या है, इंटरफेयर करती, मींस काम को सही तरीके से नहीं करने देगी, इंटेंसिव एक्सरसाइज करने में नहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, सांस फूलने लगेगी। ओके, एंजाइना पेक्टोरिस अकर्स व्हेन द ऑर्गन डज नॉट गेट इनफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बताओ भाई, एंजाइना पेक्टोरिस कब होती है, कौन सा ऑर्गन अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं रिसीव करता है सफिशिएंट अमाउंट में। एंजाइना का किससे संबंध है, लंग से है क्या, किडनी से है क्या, लीवर से है क्या, हार्ट से है क्या। तो यस, हार्ट से है। तो इसका मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अगर हार्ट सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन उसको नहीं मिलेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिलेगा, तो वहां की जो कोरोनरी मसल्स हैं, कोरोनरी आर्टरी वगैरह हैं जो ब्लड सप्लाई करती है हार्ट को, वो वीक हो जाएंगी, है ना। तो क्या हो जाएगा, एंजाइना पेक्टोरिस हो जाएगी, यानी चेस्ट पेन, राइट। मोस्ट ऑफ द कोलेस्ट्रॉल इज आवर डाइट कम्स फ्रॉम। कहां से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल, चाहे बैड हो चाहे गुड, कहां से रिसीव होगा, मीट, नॉन वेज या पोल्ट्री, फिश या डेयरी प्रोडक्ट, चीज, मेयोनीज, बटर, है ना। इन सब चीजों से, जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स है, इन सब से बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल रिसीव होता है, यानी बी ऑप्शन सही है हमारा, करेक्ट। नेक्स्ट है लो डेंसिटी लिपिड, जो कि बहुत बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, बहुत बुरा होता है हमारे शरीर के लिए। कोलेस्ट्रॉल इज कॉल्ड बैड कोलेस्ट्रॉल बिकॉज टू मच इन योर ब्लड कैन लीड्स टू। अगर ज्यादा हो गया तो ये क्या करेगा, ओबेसिटी कॉज करेगा, डायबिटीज कॉज करेगा, एथेरोस्क्लेरोसिस कॉज करेगा, या ऑल। देखो सबसे पहले तो ये क्या, सबसे मेजर जो सिम्टम होगा वो एथेरोस्क्लेरोसिस का होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस का होगा। फिर ओबेसिटी भी होती है इसकी वजह से। डायबिटीज का कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली एलडीएल लो डेंसिटी लिपिड इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक, डायबिटीज के लिए भी, है ना। इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, इसीलिए यहां पे स्पेसिफाई नहीं किया गया, राइट। ओके, तो मेडिकल टर्म चेस्ट पेन, चेस्ट पेन का मेडिकल टर्म क्या है, फ्लटर, हाइपरटेंशन, नन या एंजाइना। तो एंजाइना पेक्टोरिस, चेस्ट पेन यानी एंजाइना इज द मेडिकल टर्म ऑफ चेस्ट पेन, राइट। तो चेस्ट पेन होता है, उसको हम मेडिकल लैंग्वेज में एंजाइना बोल सकते हैं, यानी हमारा डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नॉर्मल बीपी रेंज। नॉर्मल बीपी रेंज क्या है, 110/70, 130/70, 120/80 या नन। तो याद रहे 120/80 mmHg, है ना, mm मरकरी, ये है आपका नॉर्मल बीपी का रेंज। ओके,
यानी सी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर ऑफ हार्ट डिजीज इंक्लूड। हार्ट डिजीज में रिस्क फैक्टर क्या क्या है भाई? हाई ब्लड प्रेशर एंड हाई कोलेस्टेरॉल, स्मोकिंग, लैक ऑफ एक्सरसाइज, है ना। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे रिस्क फैक्टर्स हैं हार्ट डिजीज को बढ़ाने में, ट्रिगर्स करने में या हार्ट डिजीज कॉज करने में, राइट। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर का सबसे कॉमन सिम्टम क्या है? इट हैज नो सिम्टम दैट यू नोटिस, रेसिंग ऑफ हार्ट बीट, फटीग, हाई बॉडी टेम्परेचर। तो मोस्ट कॉमन की बात करें तो बेसिकली ऐसा कोई सिम्टम नहीं है कि हाई ब्लड प्रेशर हो और आसानी से नोटिसेबल हो। जब सीवियर होता है तो बहुत सारी चीजें हैं जो घट बढ़ जाती हैं, बट नॉर्मल अगर सिंपल हाई ब्लड प्रेशर है तो कोई भी ऐसा सिम्टम बॉडी नहीं देती है जिससे आसानी से आपको पता चल जाए कि आपका बीपी बढ़ा हुआ है या बीपी घटा हुआ है, राइट। व्हाट इज हार्ट फेल्योर? अब हार्ट फेल्योर की बात करें, अ कंडीशन इन विच हार्ट स्टॉप बीटिंग, हार्ट बीटिंग करना बंद कर दे, हार्ट अटैक। अ कंडीशन इन विच हार्ट कैन नॉट पंप इनफ ब्लड to the meet body needs. A condition D क्या है? A condition in which a patient experience chest pain. तो हार्ट फेल्योर मतलब हार्ट काम करना कम, मीन्स उसकी कैपेसिटी कम हो गई है, फेल हो गया है काम करने में। ऐसा नहीं है भाई, जैसे लोग रेस लगाते हैं, लोग दौड़ते हैं तो जो फेल हो जाता है या जो पास नहीं हो पाता है, इसका ये मतलब नहीं कि वो दौड़ नहीं पाता है, वो दौड़ रहा है लेकिन उस स्पीड से नहीं दौड़ रहा है। कई बार हार्ट फेलियर का केस लोग समझते हैं कि हार्ट खराब हो गया, पंप करना बंद कर दिया। यहाँ पे फेलियर हुआ है। फेलियर किस चीज में? जो उसको टारगेट दिया गया है कि 5 लीटर ब्लड आपको पंप कर देना है 1 मिनट में, वो टारगेट नहीं पूरा कर पा रहा। मतलब अ कंडीशन इन विच द हार्ट कैन नॉट पंप इनफ ब्लड टू मीट द बॉडी नीड्स। बॉडी को जितना ब्लड चाहिए 1 मिनट के अंदर, हार्ट उस नीड को फुलफिल करने में फेल्योर हो गया है, इसीलिए इसको हम हार्ट फेल्योर बोलते हैं। हार्ट पंप करना कब बंद करेगा? उसको बोलेंगे कंजस्टिव हार्ट फेल्योर, CHF, मींस अब ये काम करना बंद कर दिया। हार्ट नॉर्मल हार्ट फेल्योर में, नॉर्मल हार्ट अटैक में क्या है? ये बंद नहीं होता है, राइट। फिर इंसुलिन, द अमाउंट ऑफ शुगर इन योर ब्लड स्ट्रीम, अमाउंट ऑफ शुगर इन योर ब्लड स्ट्रीम। इंसुलिन क्या करेगा भाई? ब्लड शुगर को ब्लड स्ट्रीम में क्या करेगा? घटाएगा कि बढ़ाएगा? डज नॉट चेंज, राइज, लोअर, ऑल। तो इंसुलिन को, जो इंसुलिन है वो ब्लड में शुगर के लेवल को घटा देता है, यानी लोअर कर देता है। जो ब्लड शुगर है ब्लड में उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, यानी इंसुलिन लोअर्स द अमाउंट ऑफ शुगर इन योर ब्लड स्ट्रीम। ओके। अस्थमा इज कॉज ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ, अस्थमा, देखो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एल्वुलाई में इन्फेक्शन होता है, हार्ट में इन्फेक्शन होता है, या फेरिंग्स में होता है, या ब्रोंकाई या ब्रोंकियोल्स में होता है। तो अस्थमा इन्फ्लेमेशन होता है जब ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाए तो अस्थमा कॉज होता है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट है इम्फाइजिमा। इम्फाइजिमा इज मार्क्ड बाई, मींस इम्फाइजिमा की कंडीशन सिम्टम्स क्या होते हैं? इन्फ्लेमेशन इन नेजल पैसेज, ट्विस्टिंग ट्रैकिया, डैमेज ऑफ एल्वियोलर वॉल, फिलिंग ऑफ म्यूकस इन लंग। तो इम्फाइसिमा का केस आपने देखा होगा, ये जो एल्वुलर वॉल्व है, एक एल्वुलाई से दूसरे एल्वुलाई के बीच में जो सेप्टम है ये डैमेज हो जाती है, एल्वुलर वॉल्स डैमेज हो जाती है, जिससे एल्वुलाई क्या है? वो खोखली टाइप की, मींस जो सैक हैं वो सैक नहीं बन पाते हैं। जब सैक यानी सैक बलून टाइप के होते हैं ना। एल्वुलाई क्या है? देखो बलून के गुच्छे देख लो तो एल्वुलाई है। जिन गुच्छों में क्या है? जो सैक हैं, जो बलून टाइप के, उनमें हवा भर जाती है, वही जो है गैसेस एक्सचेंज करते हैं, राइट। तो वही जब बलून फूट जाएंगे, जब फूट जाएंगे, जो सैक नहीं बन पाएंगे तो हवा का स्टोरेज नहीं कर पाएंगे, ऑक्सीजन का स्टोरेज नहीं कर पाएंगे, तो गैसेस एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एल्वुलर लेवल पे गैसेस एक्सचेंज होता है वो नहीं हो पाएगा, ठीक। दैट इज कॉल्ड द कंडीशन ऑफ इम्फाइसेमा। नेक्स्ट है सफोकेशन इज कॉज्ड ड्यू टू। सफोकेशन कब होता है? ऑक्सीजन कम हो जाना, हाइड्रोजन आयन का बढ़ जाना, ऑक्सीजन का बढ़ जाना, या इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड। सफोकेशन नॉर्मल कंडीशन सोचो, नाक बंद कर लिया, नाक और मुंह बंद कर लो, बंद कर लिया,
ठीक, अब क्या है, एक कंडीशन तो ये हो गई, होगा क्या, आप ऑक्सीजन नहीं ले रहे हो, वो कंडीशन अलग, नहीं ले रहे हो, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर क्या बढ़ा, हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है वो चलता चला, मींस कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में ज्यादा हो गई, सफोकेशन हुआ। दूसरा, धुआं कर दो, यहां पे आग लगा दो, क्या है, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। बढ़ा क्या, हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा क्या हुआ, हम बात किस बात की कर रहे हैं, सफोकेशन हमें बाहर क्या है इससे मतलब नहीं, हमारी बॉडी में अंदर क्या, हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ब्लड में ज्यादा हो जाता है तो हमें सफोकेशन फील होता है। ठीक, यानी इंक्रीज द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इनसाइड द बॉडी या इनसाइड द ब्लड स्ट्रीम, दैट इज कॉल्ड द सफोकेशन, यानी सफोकेशन हो जाता है। राइट, तो इस तरह से ये 20 क्वेश्चन हुए। फिर 1-2 दिन में हम लोग मिलेंगे, लेकिन हमने फिर बताया कि नए चैनल पे मिलेंगे, चूंकि अनाउंस करना था, बताना था, इसलिए जो है इसको मैं फिर से पुराने पे ही अपलोड कर रहा हूं। नए चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस पे आप आना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो इस पे नहीं मिलेगा उसी पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। ओके, लेकिन उसका नाम अभी एवी मोटिवेशन है यार, मुझे नाम थोड़ा उसका चेंज करना है, तो आप लोग सजेशन दे सकते हो बेटर नाम क्या रखा जाए। ओके, बाय।